प्यारे मित्रों, हमको उम्मीद है कि जो हम इससे पहले जो फिजिक्स का पहला वीडियो हम आपके सामने भेजे थे वो वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। और आज के इस वीडियो में हम पुनः बात करेंगे फिजिकल वर्ल्ड या भौतिक जगत का पार्ट 2 लेकर के हम इसमें आए हैं। और जो भी चीज़ें हैं उसके आगे का टॉपिक हम इसमें बताएंगे। इसको भी आप समझने का प्रयास करिएगा, सुनिएगा और विचार करिएगा कि क्या चीज़ें हैं, हम क्या बता रहे हैं। देखिएगा हम बताने क्या जा रहे हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब हम फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब फिजिक्स का अध्ययन करते हैं तो फिजिक्स का अध्ययन किस स्तर पे करते हैं, छोटे स्तर पर कि बड़े स्तर पर कि किस स्तर पे करते हैं, तो हम जानते हैं यहाँ तक कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो परमाणु होता है, तो दो परमाणु के बीच लगने वाला जो फोर्स काम करता है वो भी हम फिजिक्स के अंतर्गत फोर्स पढ़ते हैं। और बहुत बड़ा पिंडों के बारे में बात करें, इस ब्रह्मांड के बारे में बात करें, ब्रह्मांड में जो लगने वाला जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी हम फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फिजिक्स का जो स्कोप है, फिजिक्स का जो क्षेत्र है, वह छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। हम इसके बीच में अध्ययन करते हैं। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स में हम बात कर लेते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है इसका, न्यूनतम लेंथ, हम कह सकते हैं कि न्यूनतम सबसे छोटा लेंथ की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इसका लेंथ, जो लंबाई है, लेंथ की बात करें तो न्यूनतम है अधिकतम, मैक्सिमम। तो लेंथ की बात करें तो हम 10⁻⁻15 मीटर तक न्यूनतम अध्ययन कर सकते हैं फिजिक्स के बारे में। अगर किसी पदार्थ के बारे में बात करें, किसी परमाणु के बारे में बात करते हैं, परमाणु जिसका आकार छोटा होता है 10⁻15 हम उसका अध्ययन करते हैं। अधिकतम की बात करें तो 10⁻35 मीटर। हम ये कह सकते हैं इसकी लंबाई, जो अधिकतम लंबाई है, हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स की है, ब्रह्मांड की है। तो छोटा लंबाई जो है, जो अध्ययन हम करते हैं, वह एक परमाणु का हो गया, अधिकतम हो गया आपका ब्रह्मांड का। तो हम परमाणु से लेकर के ब्रह्मांड तक का अध्ययन करते हैं, इसलिए लंबाई तक हम इस चीज को अध्ययन करते हैं। स्कोप की बात करते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं मास की बात करें कि कितने किलो तक का। तो आपको बता दें कि 10⁻39 kg से लेकर के हम अधिकतम 10⁻52 kg तक का हम अध्ययन कर लेते हैं। इसके अंतर्गत हम कह सकते हैं पूरे ब्रह्मांड का जो मास होगा, कुछ द्रव्यमान होगा, वह 10⁻52 kg होगा। और न्यूनतम जो एक परमाणु का मास होगा, एक परमाणु की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन का मास होगा 10⁻39। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा बात करते हैं, इसमें 3 क्षेत्र आता है। क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। क्या 3 क्षेत्र आता है। एक होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक का मतलब तो सबसे बड़ा क्षेत्र जो ब्रह्मांड हो गया। उसके बाद से एक आता है माइक्रोस्कोपिक। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक। इसको बोलते हैं स्थूल, इसको बोलते हैं सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटा, जो हमारे आंखों से दिखाई न दे, हमारे नग्न आंखों से दिखाई न दे, उसको हम सूक्ष्म कहेंगे। और जो बहुत बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, मैक्रोस्कोप या स्थूल कहते हैं। आपको बता दें कि जो छोटा अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, और जो बड़ा अध्ययन करते हैं हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बात और, जब हम 1000 पार्टिकल, हम कह सकते हैं कि 1000 पार्टिकल, 1000 ऐसे छोटे छोटे कण, हजारों या उससे अधिक छोटे छोटे कण जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, मतलब माइक्रोस्कोप वाले कण, जब हम उसको एक साथ मिलाते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है जो बीच वाला होता है। इसको बोलते हैं मेसोस्कोपिक। बीच वाला होता है, जो इससे थोड़ा सा बड़ा बनता है, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई हमको देता है, यह बहुत बड़ा होता है। तो हमने इसमें बताने का प्रयास किया क्या, स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि फिजिक्स कहां से कहां तक विस्तार है, फिजिक्स का विस्तार कहां से कहां तक है, कहां तक इसका डोमेन क्या है,
इसका डोमेन क्या है, डोमेन इसका क्या है, इसका प्रसार कहां से कहां तक है, कहां से शुरू है और कहां तक जाकर के खत्म है। तो हम बता सकते हैं कि लेंथ में बात करें 10⁻⁻15 से शुरू और 10⁻35 से पर खत्म। मास 10⁻39 kg से स्टार्ट और 10⁻52 kg तक खत्म। अब एक बात और बताते हैं इसमें, अगले टॉपिक है आपका क्या, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। हम कह सकते हैं भौतिक में उत्तेजना। जैसे एक्साइटमेंट का मतलब होता है, एक्साइटमेंट देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं फिजिक्स का, ये पूछ रहा है कि आप फिजिक्स में क्या पाए हैं कि जिससे आपको मजा आता है या आनंद आता है। तो हम कह सकते हैं कि फिजिक्स हमारे लिए इतना लाभप्रद है कि कोई भी काम हम जब करते थे शुरू में तो हम काम को करने में बहुत समय लगाते थे। आजकल की स्थिति ऐसी है कि फिजिक्स का ही देन है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स का ही है कि हम मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, जो भी डॉक्टरी प्रयोग किया जा रहा है, हमें कह सकते हैं कि फिजिक्स का वही देन है, कुछ ऐसा देन है जिससे हमको मजा आता है, हमको आनंद आता है। तो यही एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स है। और हमें एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स में हम बात कर ले रहे हैं तो मोबाइल हो गया, टीवी हो गया आपका, और मोबाइल हो गया आपका, टीवी हो गया, और हमें कह सकते हैं टेलीविजन, उसके बाद रॉकेट वगैरह हो गया, रॉकेट हो गया आपका, रॉकेट हो गया। उसके बाद से आपको बात करते हैं मोबाइल हो गया, रोबोट हो गया, रोबोट। आपसे पूछा जाए कि एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है या फिजिक्स की भौतिकी की उत्तेजना क्या है, तो आप बता सकते हैं कि भौतिकी क्षेत्र, भौतिकी का या भौतिक विज्ञान का वह देन या वह गुण जिसको हम प्रयोग करते हैं हमारे दैनिक जीवन में, काम को आसान करता है या हमको उसको करने में आनंद आता है, वही एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स कहलाता है। चलिए इसको थोड़ा समझ चुके आप, अब आगे बात कर लेते हैं। एक टॉपिक और है, हाउ फिजिक्स रिलेट टू अदर ब्रांचेज। अब थोड़ा समझिएगा कि फिजिक्स अन्य किन किन ब्रांचों से जुड़ा हुआ है और कैसे जुड़ा हुआ है। अब थोड़ा समझिएगा, आपको पहले बता देते हैं। पहले फिजिक्स, उसके बाद से फिजिक्स और केमिस्ट्री। आपको बता देना चाहते हैं, जो फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, जो रिएक्शंस होते हैं, जो अभिक्रिया होता है, तो अभिक्रिया में जो भी फोर्सेस काम करते हैं, जो बल काम करते हैं, वह हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री से इस प्रकार रिलेटेड है कि फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में हम केमिस्ट्री की बात करें, मतलब भौतिक रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो भी पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, या हमें कह सकते हैं कि जब दोनों एक दूसरे का रिएक्ट करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, जब मिलते हैं एक साथ, तो वह फिजिक्स के बलों के नियम पे काम करते हैं या फिजिक्स सिद्धांतों पर काम करते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि केमिस्ट्री फिजिक्स पर डिपेंड है या आधारित है। उसके बाद से बात करें फिजिक्स बायोलॉजी पर किस तरह से डिपेंड है, तो इसको थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। देखिए बायोलॉजी की बात करें तो एक हम तर्क देते हैं, आपको थोड़ा समझिएगा। हम मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ करके और मैथ पढ़ करके, तो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स और मैथ पढ़ने वाले लोग, बच्चे जितने होते हैं, सब इंजीनियर बनते हैं। और इंजीनियर का काम करना होता है। इंजीनियर कई तरह का होता है, इसमें एक सिविल इंजीनियर होता है, जैसे पुल वगैरह बनाने का काम करता है, तो पुल का कंस्ट्रक्शन करता है। आपके घरों और मकानों का, जैसे कहने का मतलब किसी का घर और मकान है तो बनाना अगर होता है तो आप इंजीनियर से बुला करके और उसका नक्शा बनवाते हैं। तो इंजीनियर इस बेस पे बनाता है कि भूकंप आएगा, चाहे उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए कि अगर हवा बहे तो कोई दिक्कत ना हो। आपको बता देना चाहते कि पुल जब बनाया जाता है ना, तो पुल का जो हम कह सकते हैं कि उसका खंभा जो होता है, उसमें जो जंपिंग कराई जाती है, उसका लेवल बराबर देख करके वो इंजीनियर सेट करता है। इंजीनियर पहले उसका अनुमान लगा करके कि इतना रहेगा तो इतना स्थिति होगी, उसको माप दुख लेता है। आपको बता दें, आपने दूरबीन से क्या ऑपरेशन का नाम सुना होगा कि दूरबीन से ऑपरेशन होता है। दूरबीन से ऑपरेशन का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पेट में कहीं पथरी है, चाहे कुछ समस्या है, अगर उसको सही करना है डॉक्टर को, तो डॉक्टर क्या करता है, नली के माध्यम से
नली के माध्यम से अंदर से नली वहां तक पहुंचाता है और उस नली में छोटा सा एक कैमरा लगा देता है और कंप्यूटर में देखता रहता है कि वहां पे अंदर पे क्या दिक्कत है। उसी नली के माध्यम से कुछ केमिकल, कुछ पदार्थ ऐसे डाल लेता है कि उसको काट के निकाला जा सकता है। इसी को बोलते हैं दूरबीन का ऑपरेशन। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जो भी नियम काम किया वह एक इंजीनियर के जैसे काम किया। हम इंजीनियर उसको कह सकते हैं, लेकिन लोगों को ठीक करता है, इसलिए हम उसको डॉक्टर कहते हैं। ठीक वह इंजीनियर के जैसे ही काम करता है। फिजिक्स का नियम पढ़ा, फिजिक्स का नियम लगाया, अनुमान लगाया, काम किया, रोगी को ठीक किया, तो हम उसको इंजीनियर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बायोलॉजी हम कह सकते हैं कि शरीर के बारे में अध्ययन करना, शरीर को ठीक करना उसका काम रहा, इसलिए हम उसको डॉक्टर कह लेते हैं। तो हमें कह सकते हैं कि फिजिक्स बायोलॉजी से इस प्रकार संबंधित है। एक्सरे करना हुआ फिजिक्स का काम है, नेत्र के आंखों के बारे में पढ़ना हुआ फिजिक्स का काम है, लेंस के बारे में पढ़ने की बात करें, दर्पण के बारे में पढ़ने की बात करें, सब फिजिक्स है। दर्पण भी आपका कान आंख जांच करने का काम आता है, दांत काम जांच करने का काम आता है। हमें कह सकते हैं कि आंखों के लिए लेंस की आवश्यकता होती है आपको। आंख खुद एक प्रकार का बायोलॉजी के अंतर्गत उसका हम कह सकते हैं इलाज करते हैं। और वह पार्ट किसका है? फिजिक्स का। रंग बिरंगा संसार जो क्लास 10th में आपके 12 में भी है, प्रकाशिकी में। तो इस तरह का भी देख सकते हैं आप लोग कि फिजिक्स बायोलॉजी से किस तरह से रिलेटेड है, या हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो भी रिलेटेड है हम कह सकते हैं कि बायो फिजिक्स के बिना अधूरा है, केमिस्ट्री फिजिक्स के बिना अधूरा है। अब आपको बात कर लेते हैं फिजिक्स किस प्रकार संबंधित है। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी मतलब वही कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो दूर तक का अध्ययन कौन करता है? टेलीस्कोप करता है। अब बताइए कि दूर तक के पिंडों को अध्ययन करने की बात करें तो कौन करता है? फिजिक्स करता है, एस्ट्रोनॉमी। दिन रात परिवर्तन होता है, हम कह सकते हैं भूगोल का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। हम कह सकते हैं फिजिक्स ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं क्यों दिन रात, क्या दिन रात क्यों होता है, वर्षा क्यों होता है, वर्षा, ये सब पार्ट है। तो कॉन्सेप्ट अगर लगाएंगे तो हम जानते हैं कि पानी को जब हम गर्म करेंगे तो वेफर बन के ऊपर की तरफ उड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ऊपर कम है तो पानी गर्म से ठंडे की तरफ जाता है, बर्फ बनता है, फिर वर्षा कराता है। ये सारी चीजें फिजिक्स से रिलेटेड है और फिजिक्स ज्योग्राफी को जोड़ता है। आगे बात कर लेते हैं और भी ओशिनोलॉजी। ओशिनोलॉजी की बात करें, फिजिक्स और ओशिनोलॉजी का मतलब कहें समुद्र का जांच करने की बात करें, समुद्र का अध्ययन की बात करें तो उसमें आप जानते हैं सोनार सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। सोनार सिस्टम, या हमें कह सकते हैं कि मछली जो व्हेल मछली होती है एक प्रकार का अपना क्या छोड़ती है, अल्ट्रावेव छोड़ती है, वो भी फिजिक्स का पार्ट है। तो वह हम कह सकते हैं कि फिजिक्स ओशिनोलॉजी में भी काम होता है। देखिए हम आप बस बताना ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है। आपको बता देना चाहते हैं कि हम पहले वाली वीडियो में बताए हैं कि 1950 के पहले हम फिजिक्स को क्लासिक फिजिक्स के नाम से जानते थे और उसके बाद से हम मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत इस चीज को पढ़ने लगे। आपको बता दें कि जो भी चीजें आई फिजिक्स में, वैज्ञानिक कहते थे विज्ञान कुछ होता नहीं है, विज्ञान में केवल विज्ञान है तो फिजिक्स है। केवल कितने भी वैज्ञानिक जो भी आए सभी लोग कहे कि फिजिक्स अगर नहीं है तो कुछ नहीं, फिजिक्स ही एक विज्ञान है, बायोलॉजी केमिस्ट्री तो इसका पार्ट है। तो वैज्ञानिकों की बात अलग है, हम लोग क्या सोचते हैं अलग, लोग सभी लोग क्या सोचते हैं, उन लोगों का सोचने का नजरिया क्या है। हमने रिलेट किया कि फिजिक्स किस तरह से एक दूसरे के सहायक है, या अन्य सब्जेक्ट किस तरह से, या अन्य पार्ट किस तरह से फिजिक्स पर डिपेंड है, इस चीज को हमने बताया। चलिए आगे बात कर लेते हैं फोर्स इन नेचर। देखिए हमने जो भी पार्ट इसमें पढ़ाया इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब इस वीडियो में मतलब इसी में बात कर ले रहे हैं फोर्स इन नेचर। फोर्स इन नेचर, तो देखिए बाबू, फोर्स इन नेचर मतलब हमारे प्रकृति में बल की बात करें तो प्रकृति में बल की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, हमें कह सकते हैं कि देखिए फोर्स की बात करें तो बहुत लोगों ने अलग अलग प्रकार के बलों को ढूंढा, वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग प्रकार के फोर्सों को ढूंढा, तो देखा कि एक प्रकार का फोर्स ऐसा काम करता है, क्या एक प्रकार का ऐसा फोर्स काम करता है जो
एक प्रकार का ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है जो किसी वस्तु को अपने तरफ खींचता है। सभी वस्तुओं को उन्होंने देखा कि सबको खींचता है। बाद में पता चला कि एक प्रकार का और फोर्स है कोई, जो हम इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। एक चीज और देखने को मिला, क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो इससे भिन्न था। भिन्न कैसे था, थोड़ा देखिएगा। क्या किया, अब थोड़ा समझिएगा कि कैसे भिन्न था। अब मान लीजिए कि हम इस पर कागज के टुकड़ा लेते हैं, इस पर कुछ रखते हैं, कोई पदार्थ, कुछ पदार्थ रखते हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत हम पढ़ते हैं इस बात को कि मान लीजिए पृथ्वी है और एक कोई पिंड रख दिया, तो कहा जाता है कि दो पिंड, जैसे एक पिंड यह हो गया, एक पिंड यह हो गया, दोनों पिंड एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यदि इस दोनों में मास है, तब द्रव्यमान अगर भारी है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इतनी बातें समझ में आई। जब हमने किसी वस्तु के यहां पर रखा, जैसे कागज को रख दिया, तो कागज को यह पदार्थ या यह वस्तु खींच लिया। क्यों? कागज में भी मास था, इसमें भी मास था, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लिया। तो हम कहें भाई गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है। क्यों भाई? कागज यहां पे रखे तो कागज को खींच लिया। क्यों? क्योंकि उस कागज पर यह वस्तु ग्रेविटेशनल फोर्स काम करा रहा है, इसलिए खींच लिया। हमने क्या किया, उस पदार्थ को इसके माध्यम से खींचने का प्रयास किया, कागज को, तो देखा कागज नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे वाला जो पदार्थ है कागज पर ज्यादा गुरुत्वाकर्षण फोर्स लगा रहा है, इसलिए इसका गुरुत्वाकर्षण बल कम काम कर रहा है, इसलिए खींच नहीं पा रहा है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने इसको रफ किया, मतलब इसको रगड़ा और देखा और कागज को चिपकाया, तो कागज से चिपक गया। तो पता चला क्या कि हमने कुछ किया नहीं। पहले हम इसको खींच रहे थे तो उस कागज पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा था, इसलिए कागज ऊपर नहीं आ रहा था। इसके साथ हमने क्या किया, उसी स्थान पर इसको बस रगड़ दिया। इसमें एक प्रकार का गुण ऐसा आ गया जो उस कागज को खींच लिया। तो पता चला कि कुछ ऐसा भी इस प्रकृति में कोई ऐसा भी बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करता है, इसलिए हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के नाम से जानते हैं। तो बहुत लंबे समय तक दो फोर्सों के बारे में पढ़ा गया। बाद में एक प्रकार का और फोर्स मिला हमको, और उसको हम क्या कहते हैं, उसका नाम हम देते हैं क्या, न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स में न्यूक्लियर फोर्स में दो तरह के फोर्स हमको मिले। एक मिला हमको स्ट्रांग, एक मिला हमको वीक। स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो देखिए ये सब चीजें हैं, इसको समझने की आवश्यकता है आपको, और इसको समझते जाइएगा हम कैसे बता रहे हैं। देखिए हम कह सकते हैं कि यह किस बेस पे काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस वस्तु में, अगर किसी वस्तु में मास होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल जरूर कार्य करेगा। इसमें क्या होता है, इसमें स्थिति होती है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय फोर्स, तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश होता है इसमें। और स्ट्रांग में क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें न्यूक्लियस होते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियस होते हैं। देखिए कहने का मतलब है, न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो न्यूक्लियर फोर्स में दो प्रकार के फोर्स हमने बताया कि विद्युत वाला फोर्स है या गुरुत्वाकर्षण बल है। यह न्यूक्लियर का मतलब होता है कि जो परमाणु है, परमाणु के बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, हमेशा एक साथ बहुत बल के साथ जुड़े होते हैं। और जब भी उस बल की बात करें तो स्ट्रांग होता है। जब भी कोई विस्फोटक पदार्थ बनाया जाता है, हम कह सकते हैं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़े होते हैं, इतने बल के साथ जुड़े होते हैं, उनके पास इतनी ज्यादा एनर्जी होती है, कोई जब विस्फोट होते हैं तो बहुत बड़ी तबाही लाते हैं। इसलिए हम उसको न्यूक्लियर फोर्स के अंतर्गत स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स नाम लिया। उसके बाद से हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात करें हम, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब होता है
कि ऐसे पदार्थ कि जब थोड़ा भी उसको ऊर्जा मिल जाए तो बाहर निकल जाए, तो इसमें हम इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, क्योंकि जब पदार्थ में जब कोई पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन को जब मीट करते हैं या ऊर्जा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है अपने कक्षा से, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वीक न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। तो वह न्यूक्लियर दोनों में होता है, न्यूक्लियस के कारण काम करता है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, लॉन्ग रेंज में काम करता है, लॉन्ग रेंज तक, बहुत दूर तक काम करता है। आया क्या करता है, ये भी लॉन्ग रेंज तक काम करता है, लॉन्ग रेंज तक काम करता है ये भी। इतनी बातें। आया शॉर्ट रेंज, शॉर्ट रेंज, ये भी शॉर्ट रेंज तक काम करता है, शॉर्ट रेंज तक काम करता है। फिर बात करें तो यह ओनली अट्रैक्ट करता है, ओनली अट्रैक्शन, यह केवल अट्रैक्ट करने का काम करता है, यह केवल अपने तरफ खींचने का काम करता है। लेकिन यह बोथ दोनों काम करता है, क्या, अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों करता है, रिपल्सन करता है। अब यह कह सकते हैं कि यह अट्रैक्शन भी करता है, ये भी अट्रैक्शन करता है, ये भी अट्रैक्शन करता है, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए यह बताते हैं कितना दूर तक काम करता है, थोड़ा समझिएगा। वह वीकेस्ट, हम कह सकते हैं वीकेस्ट, यह फोर्स जो है बहुत मजबूत नहीं है। आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण बल से जो इसका बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का जो मान है 10⁻13 टाइम ज्यादा है या अधिक है, मोर देन कितना, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, 10⁻36 टाइम बड़ा है। हम ये कह सकते हैं यह इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फोर्स से, मतलब इससे हमें कह सकते हैं 36 गुना है तो इससे 100 गुना बड़ा है, 100 गुना, 600 टाइम, 100 टाइम 10⁻2 गुना किससे बड़ा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 10⁻2 टाइम्स बड़ा है। मतलब कि यह 10⁻38 गुना बड़ा है, 36 to 38 गुना बड़ा है, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। इसकी बात कर लेते हैं तो यह शॉर्ट मतलब छोटे से स्थान पे काम करता है, इसको थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एक चीज और है इसमें, कंजर्वेशन लॉ, इसको समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि इसको बताने जाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि चीजें समझ में आपको आ रही हैं, ठीक है। तो आगे बात कर ले रहे हैं कंजर्वेशन लॉ के बारे में, कंजर्वेशन लॉ।